नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 25 दिसंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल चीन से आर पार की तैयारी में भारतीय सेना है। भूटान से लगी सीमा पे 22 अग्रिम चौकियों को और बनाया। इस बीच एसएसबी के जवानों की तैनाती कर दी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारतीय सेनाओं की तैयारी पूरी चीन के खिलाफ आर पार। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल चीनी कंपनी को बड़ा झटका, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत प्रोजेक्ट से दिखाया बाहर का रास्ता। जी हां, इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया इमरान खान की सरकार को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया भ्रष्ट हो चुकी है पाक की शासन व्यवस्था, तत्काल खारिज करो इसी सरकार को। बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दे, मारा गया जैश का कमांडर लंगू। बारामूला मुठभेड़ में आपको बता दे, सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, 2 आतंकियों को किया ढेर, जहन्नम में भेजा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दे, फिलहाल ओली सत्ता से खारिज हुए। आपको बता दे, प्रचंड ने सत्ता पे ठोका दावा, कुर्सी मिली। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। नेपाल में जबरदस्त उलटफेर, सब कुछ खबरें के करके आपको बताएंगे। जहां पाकिस्तान में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को एक और मामले में मिली 15 साल कैद की सजा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें के करके आपको विस्तार से बताएंगे। भारत और रूस के बीच कैसे चीन जहर घोलने का काम कर रहा है, वो भी खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश हिंदुस्तान के दुश्मनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल चीन से मुकाबले के लिए भारत तैयार, आर पार का ऐलान सीमा से। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर 22 अग्रिम चौकियां बनाई गई। इस बीच एसएसबी के जवानों की चीन से सटे सीमा पर तैनाती बढ़ाई गई। जी हां, चीन से तनाव के बीच सशस्त्र सीमा बल ने भारत भूटान सीमा के नजदीक 22 अग्रिम चौकियों का निर्माण कर दिया है। ये सभी चौकियां सीमा से लगती प्रमुख जगहों पर बनाई गई हैं। इसके निर्माण के बाद अब एसएसबी के पास समुद्री स्तर से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनी कई महत्वपूर्ण चौकियां भी हो गई हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को भारत भूटान तिब्बत की सीमा के पास तैनात कर दिया गया है और लगातार जवान सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं। सीमा पर नई चौकियां बनने की वजह से और गहन तरीके से सुरक्षा की जा सकेगी। आपको बता दें कि एसएसबी जवानों का भारतीय सेना के जवानों के बराबर ही महत्व है। साल 2017 में चीनी सेना के साथ हुए लंबे गतिरोध के दौरान एसएसबी के जवान अपना जौहर दिखा चुके हैं। आपको बता दें कि 22 चौकियां बनने के बाद अब एसएसबी अपने स्वीकृत चौकियों को पूरा करने के बाद बेहद करीब पहुंच गया है। इसकी संख्या कुल 734 है और एसएसबी अब तक सीमा पर 722 चौकियां बना चुकी हैं। सिर्फ 12 का निर्माण बाकी है। आपको बता दें कि चौकियां बनने और एसएसबी की तैनाती के बाद चीन अलर्ट हो गया है। भारतीय सेना भी किसी भी तरीके से कोई कमी चीन के खिलाफ नहीं छोड़े रहना चाहती हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। चीनी कंपनी को एक और बड़ा झटका भारत ने दिया। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत प्रोजेक्ट से दिखाया बाहर का रास्ता। जी हां, भारतीय रेलवे ने चाइनीज कंपनी को झटका देते हुए उसे वंदे भारत ट्रेन सेट निर्माण के लिए होने वाली नीलामी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 44 डिब्बे को तैयार करने के लिए करीब 1800 करोड़ रुपए की इस प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनी के टेंडर को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस नीलामी में केवल 3 कंपनियां शामिल हुई थी। अब इस तरीके की अब सिर्फ 2 ही कंपनियां भेल और मेधा सर्वो ड्राइव्स होड़ में रह गई हैं। आपको बता दें कि चाइनीज की कंपनियों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है, ये जो कि चीन के लिए बड़ा झटका है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल इस्लामाबाद पाकिस्तान के एससी ने कहा फिलहाल इमरान खान भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। जी हाँ, विपक्ष के निशाने पर आए इमरान खान को अब अदालतों की तल्खी का भी सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान की शासन व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी की है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अतहर मिनल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान की शासन व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए जनता को सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ राजधानी इस्लामाबाद में अपराधों की बढ़ती स्थिति और भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों को देखते हुए
उन्होंने कहा है कि ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट और फेल हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्षी लगातार इमरान खान पे हमलावर हैं, उसके बाद से पाकिस्तान की कोर्ट का ये टिप्पणी इमरान खान की कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ा सकती है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सेना का जबरदस्त ताबड़तोड़ ऑपरेशन, 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के वानीनगाम क्रीरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों के 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता भी मिल गई है। मारे गए जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों में एक शीर्ष कमांडर भी शामिल है। सबको बता दें कि सुरक्षा बलों की क्रीरी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन इंडियन आर्मी लिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। नेपाल में सियासी उठापटक जारी, ओली को हटा, प्रचंड को चुना गया संसदीय दल का नेता, अब बन सकते हैं प्रधानमंत्री। जी हाँ, नेपाल का सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा खबरों के अनुसार नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड समूह ने केपी ओली को संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड को नया संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। नेपाल की राजनीति में ये एक बड़ा घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम के बाद सत्तारूढ़ पार्टी में प्रचंड का कद सबसे ऊपर हो गया है। केपी ओली जो फिलहाल अब तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे, पिछले दिनों देश की संसद को भंग करने की सिफारिश नेपाल के राष्ट्रपति से की थी। उसके बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी थी, जिसके बाद से ही नेपाल में राजनीतिक संकट आया हुआ है। अब आगे नेपाल में अप्रैल और मई में फिर से चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि प्रचंड की कोशिश है कि पिछली संसद को ही दोबारा बहाल किया जाए। केपी शर्मा ओली के इस फैसले का विरोध न केवल पार्टी के अंदर हो रहा बल्कि पूरे देश में हो रहा। और अगर पिछली संसद को बहाल किया जाएगा तो इस बार ओली प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचंड इस बार प्रधानमंत्री होंगी, और इसके चीन से इससे बड़ा झटका लगा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें फिलहाल मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को एक और मामले में 15 साल की कैद की सजा, ये बड़ी खबर। जी हाँ, पाकिस्तान की एक आतंकवादी विरोधी अदालत ने मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को दहशतगर्दी का वित्त पोषण करने के एक और मामले में गुरुवार को 15 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने उस पर 2 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सईद 70 को आतंकवाद का वित्त पोषण करने के 4 मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और उसे 21 साल की सजा हुई है। सईद को आतंकवाद के वित्त पोषण के मामलों में कोट लखपत जेल लाहौर में 36 वर्ष की सजा काटनी होगी, लेकिन इस मामलों में उनकी सजाएं साथ साथ चलेंगी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल भारत और रूस के बीच चाइना लगातार जहर घोलने की कर रहा है कोशिश। जी हाँ, चीन अपने सरकारी मीडिया के जरिए भारत और रूस के रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। भारत रूस शिखर सम्मेलन की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर चीन ने मौका देकर खूब जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में चीन ने लिखा है कि फिलहाल साल 2000 के बाद ये पहला मौका है जब भारत और रूस के बीच शिखर सम्मेलन को टाला गया है। उसने इसे दोनों देशों के रिश्तों के बीच स्पष्ट दरार का संकेत भी बताया है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि फिलहाल कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रूस और भारत केवल सहयोगी नहीं बल्कि उनका संबंध गठबंधन से भी कहीं आगे है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन लगातार टकराहट पैदा करने के बीच जहर घोलने की कोशिश भरपूर कर रहा है ताकि रूस और भारत के रिश्तों में खटास आए। ये भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल भारत का स्थान चाहे पाक हो या चीन नहीं ले सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट। ब्रिटेन से बड़ी खबर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए खालिस्तान समर्थक का नाम भारत के विरोध के बाद हटाया गया उसके नाम को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे से पहले ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हलचल मची है। लेबर पार्टी के सांसद केर स्टामर ने खालिस्तानी मूवमेंट के सपोर्टर करने वाले दरविंदर जीत सिंह सिद्धू को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम पर सम्मानित किया था, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। ब्रिटेन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लगातार हुए विरोध के बाद दरविंदर जीत सिंह सिद्धू को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नामनी की लिस्ट से वापस ले लिया गया है। ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के भारत दौरे से पहले कोई बड़ा विवाद होने से टल गया है। गौरतलब है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस बार गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि भारत आ रहे हैं।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कोरोना के नए वेरिएंट पर यूरोप में हाहाकार, जर्मनी में लॉकडाउन तो ब्रिटेन में कड़ी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में हाई अलर्ट। जी हाँ, दुनिया अभी कोरोना वैक्सीन बन जाने से राहत की सांस ले ही रही थी कि कोरोना के नए वेरिएंट यानी कोविड-19 ने फिलहाल हाहाकार मचा दिया है। यूनाइटेड किंगडम में तेज़ी से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सिर्फ यूके यानी ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में हालात बिगड़ रहे हैं। कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन से अपनी विमान सेवा बंद कर दी है, जबकि कुछ ने आने जाने वाले लोगों के सख्ती बढ़ा दी है। ब्रिटेन से पहले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए कुछ देशों ने सख्ती बढ़ाई है। जर्मनी में लॉकडाउन के जिन नियमों पर पहले छूट दी गई थी, अब उसे वापस ले लिया गया है। जर्मनी में लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुका है। ब्रिटेन में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ ही फ्रांस समेत कई देशों पर भी अब कोरोना का साया मंडराने की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। कहीं नाइट कर्फ्यू लग रहा है। हम चलते हैं अपडेट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दी कोरोना को मात। एक हफ्ता पहले आए थे पृथकवास से बाहर। जी हाँ, दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों में अब कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं हैं और हफ्ते भर बाद गुरुवार को वो आइसोलेशन से बाहर आ गए हैं। हालांकि उन्होंने लोगों से मिलने जुलने से दूरी और सतर्क रहने का अनुरोध किया है ताकि क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान महामारी के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल लॉकडाउन में सबसे बड़ा मददगार बना उज्जैन का ये भाजपा सांसद। तीसरे नंबर पर रहे राहुल गांधी। आम जनता की समस्याओं से सरोकार रखने वाली दिल्ली की एक संस्था ने देश भर के एक सर्वेक्षण किया है। इसके सर्वेक्षण के तहत पता लगाया गया है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश भर में किस सांसद ने आम लोगों की सबसे ज़्यादा मदद की। इस सर्वे में उज्जैन के भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया को पहले नंबर पर रखा गया है। दूसरे नंबर पर नेल्लोर के वाईएसआरसीपी के सांसद अदला प्रभाकर रेड्डी हैं। अहम बात यह है कि सर्वे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को तीसरे नंबर पर रखा गया है। लोगों से बातचीत के दौरान संस्था को पता लगा कि इन सांसदों ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने संसदीय क्षेत्रों में आम जनता की समस्याओं को सुना और उनकी हर संभव को मदद की। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, आज का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए बेहद अहम है। कल उन्होंने ट्वीट किया था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। इसके लिए एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर किसानों को संदेश दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि कल का दिन किसानों के लिए बेहद अहम है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को देश भर के किसानों को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को जानकारी दी थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री 9 करोड़ के लाभार्थी किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजने की अनुमति देंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। नए साल पर कई स्कूल खोलने पर ले सकते हैं फैसला। कई में चल रही हैं कक्षाएं। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद पड़े सरकारी और निजी स्कूल कई राज्यों में दोबारा खुलने लगे हैं। हालांकि कई राज्यों में स्थानीय सरकारों ने अभी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण इस पर फैसला नहीं लिया है, जबकि कुछ राज्य नए साल में स्कूल पुनः खोलने की तैयारी में है। इस बीच केंद्र सरकार बहुत पहले ही स्कूल खोलने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड गाइडलाइंस में स्कूल खोले जाने या बंद रखने संबंधी निर्णय लेने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल दिल्ली हिंसा में राष्ट्रगान गाने के लिए मुस्लिम युवक की हो गई थी पिटाई। मौत पर हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में कल गुरुवार को एक उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया जिसमें फरवरी में हुई हिंसा के दौरान मुस्लिम लड़कों को पुलिस द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन गाए जाने के जबरन दबाव बनाकर वीडियो बनाया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बाद में लड़के की पिटाई के कारण मौत भी हो गई थी। इस याचिका में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के पूरे मामले की जांच करने की मांग की गई थी। याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में पीड़ित लड़के में से एक की मां की तरफ से लगाई गई थी। हाईकोर्ट के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दे दिए।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल कर्नाटका में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, सीएम येदियुरप्पा ने वापस लिया आदेश। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कर्नाटका सरकार ने रात में कर्फ्यू लगाने के आदेश गुरुवार को वापस ले लिए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्वरूप के मामले के बाद एहतियाती कदम उठाते हुए कर्नाटका सरकार ने बृहस्पतिवार से 9 दिनों तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने एक बयान में कहा है कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू से लोगों की राय के मद्देनजर फैसले की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल के सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद रात्रिकालीन कर्फ्यू आदेश वापस लेने का फैसला लिया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पे प्रधानमंत्री किसान योजना 9 करोड़ से अधिक परिवारों के खाते में पीएम मोदी भेजेंगे 18,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी किए जाने के अवसर को भाजपा ने उत्सव के रूप में मनाने का फैसला कर दिया है और इसके लिए उसकी ओर से आयोजित कार्यक्रमों में 1 करोड़ किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे तथा किसान सम्मान निधि और किसान के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का अनुभव साझा करेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी पर कृषि मंत्री का बड़ा हमला। बोले कांग्रेस खुद उनको गंभीरता से नहीं लेती है, देश और किसान उनको क्या गंभीरता से लेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को यूपी के बागपत में आए किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। किसानों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तोमर ने दावा किया किसानों ने तीनों नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए उन्हें अपना पत्र सौंपा है। उन्होंने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति से मुलाकात कर उनमें 3 कानूनों को वापस लेने के मामले को दखल देने को कहा था। निजी एजेंसी एएनआई ने कृषि मंत्री तोमर के हवाले से लिखा कि बागपत से आए किसानों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के समर्थन में मुझे पत्र सौंपा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि सरकार को किसी दबाव में आकर कृषि कानूनों में संशोधित नहीं करना चाहिए। किसान मजदूर संघ से जुड़े बागपत के 60 किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी और इसके साथ राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ये केवल और केवल फर्जी दस्तखत का ज्ञान है। राहुल गांधी को तो कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, अटकलों पर लगा विराम, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले दोनों डिप्टी सीएम। जी हाँ, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में बिहार से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मीडिया में बातचीत में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, इसमें किसी तरीके का कोई गतिरोध नहीं है। उनके इस बयान को बेहद अहम माना जा रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि फिलहाल भाजपा जब मंत्रिमंडल विस्तार चाहेगी तब हो जाएगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल फास्टैग 1 जनवरी से सभी गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य होगा। नितिन गडकरी की 2 और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। गडकरी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो छूट कुछ वाहनों को दी जा रही है उसे खत्म कर दिया जाएगा और 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। तो ये फास्टैग को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।